नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं शिवांश आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह टीआरसी पोर्टल के माध्यम से होने वाला है। तो आइए हम देख लेते हैं। जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी तो आपको टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग इस पोर्टल के माध्यम से आपको सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यदि आपका सिलेक्शन डीपीआई के माध्यम से हुआ है या ट्राइबल के माध्यम से हुआ है तो आपको इस पोर्टल पर जाकर ये इस ऑप्शन में जाना है और उसके बाद आप देखेंगे माध्यमिक माध्यमिक अर्थात वर्ग 2। इसके इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी जानकारियां हैं, वह सारी मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पहले माध्यमिक शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय मैंने ओपन करके रखा है। इसमें जितनी भी आवश्यक सूचनाएं आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिलेगी। जो भी शेड्यूल है माध्यमिक शिक्षक का कि किस समय क्या होना है, किस डेट में कौन सी प्रक्रिया की जाएगी, कब आपको लॉगिन करना है, आईडी बनाना है अपनी और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किस प्रकार से सारी प्रक्रिया होगी, है सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारे नोटिफिकेशन है आपको इस पोर्टल के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक अमान्य प्रकरणों की सूची, किन वजहों से अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, उनकी जो अभ्यर्थता है अमान्य कर दी जाती है। इसके लेकर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। आप देख सकते हैं रिजेक्शन की रीजन क्या होते हैं। यह पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ, आज मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आई थी अमान्य प्रकरणों की, उसमें लगभग 686 कैंडिडेट्स एक बड़ा नंबर है जो सिलेक्टेड थे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गए। मैंने प्रॉपर काउंटिंग की है, लगभग 686 अभ्यर्थी उसमें बाहर हुए थे। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इंग्लिश विषय में, आप देख सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश विषय में 551 अभ्यर्थी बाहर हो गए। इनके रिजेक्शन की रीजन क्या थे, आइए हम समझते हैं विस्तार से इसको। रिजेक्शन की रीजन, जैसे स्नातक में निर्धारित मूल विषय इंग्लिश ना होना। काफी सारे अभ्यर्थियों के साथ एक समस्या आई है। उन्होंने क्या किया है कि जो उनका फाउंडेशन सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, उसके आधार पर ही उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म भर दिया। इसकी वजह से वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए। स्पष्ट निर्देश था कि आपका बैचलर डिग्री जो है इंग्लिश लिटरेचर विषय से होना चाहिए, लेकिन अभ्यर्थियों ने पिछली बार भी बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस बार भी बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे सारे अभ्यर्थी इंग्लिश के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट में उनकी अभ्यर्थता मान्य नहीं की जाएगी। अगला जो मेजर रीजन है वह है सेकेंड डिवीजन होना। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है सेकंड डिवीजन द्वितीय श्रेणी होना अनिवार्य है। 50% आपकी डिग्री में होना अनिवार्य है। यदि आपकी डिग्री में 50% नहीं है, सेकंड डिवीजन नहीं लिखा हुआ है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक रीजन निकल कर आया था कि आरक्षित प्रवर्ग जिन्होंने कैटेगरी का लाभ लिया है उनके पास क्या है कि राज्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है, वह होना चाहिए। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आपने रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा है, किसी भी कैटेगरी SC ST EWS OBC PWBD, यह सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। आपने जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर के रखा है। एक अभ्यर्थी था जो, उसके लिए एक केस आया था कि वह क्या है, अन्य राज्य का था। अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी होते हैं वह अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होते हैं, वह रिजर्व कैटेगरी का फायदा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी का था लेकिन वह अन्य राज्य का था। ठीक है, तो वह डॉक्यूमेंट जो था रिजर्व कैटेगरी का वह प्रस्तुत नहीं कर पाया और 90 से उसके कम अंक थे। 90 से कम अंक होने का मतलब है कि वह रिजर्व कैटेगरी का लाभ ले रहा है, इस वजह से उसको बाहर कर दिया गया। अगला रीजन जो है कि स्नातक स्तर के तीनों वर्षों में इंग्लिश विषय ना होना। इंग्लिश लिटरेचर विषय होना चाहिए था, लेकिन उसके इंग्लिश विषय उसकी डिग्री में नहीं है। उसने क्या है, सिर्फ 3 वर्ष के अतिरिक्त पृथक से 1 वर्ष में इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट था। तीनों वर्षों में आपका इंग्लिश लिटरेचर विषय होना चाहिए, तभी आपकी अभ्यर्थता जो है मान्य होगी। B.Ed D.Ed व्यवसायिक योग्यता, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि चलो वर्ग 2 की वैकेंसी है, ये फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है, रूल बुक का अच्छे से अध्ययन नहीं किया। B.Ed या D.Ed एक कंपलसरी डिग्री है टीचिंग एग्जाम्स में, यह आपके पास होना ही चाहिए। यदि यह आपके पास नहीं है तो आपकी अभ्यर्थता अमान्य कर दी जाएगी। और रीजन समझ लेते हैं, जैसे B.Ed शिक्षा शास्त्री होना। शिक्षा शास्त्री होने का मतलब है कि व्यक्ति ने संस्कृत, शिक्षा शास्त्री होते हैं संस्कृत विषय से, ठीक है, उसमें यह डिग्री जो है शिक्षा शास्त्री की जो डिग्री होती है वह अंग्रेजी विषय में मान्य नहीं होती है, इसलिए यह प्रकरण भी अमान्य कर दिया गया था। ठीक है, अतिथि शिक्षक वाला मैटर समझते हैं। अतिथि शिक्षक में साफ साफ कहा गया है कि आपके 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए तथा 200 कार्य दिवसों का अनुभव होना चाहिए।
ठीक है। यदि आपके पास यह अनुभव नहीं है और आपने अतिथि शिक्षक कैटेगरी से फॉर्म भरा है और अतिथि शिक्षक कैटेगरी में आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु से अधिक होना। आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों के लिए आयु का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, आयु की सीमा जो दी गई है वह गैर अतिथि शिक्षक से ज्यादा दी गई है। ठीक है, अगर आप अतिथि कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए ज्यादा अवसर होते हैं, ज्यादा समय आपको मिलता है। तो इनकी जो आयु थी वह गैर अतिथि प्रवर्ग से भी बाहर निकल गई थी, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। यदि एक सत्र में एक डिग्री और एक डिप्लोमा जो है नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुए हो, अगर आपने एक डिग्री की है, एक डिप्लोमा किया है, सेम सेशन में किया है, तो भी आपकी अभ्यर्थता जो है अमान्य कर दी जाएगी। रीजन ये निर्धारित आयु से अधिक आयु होना। ऑब्वियस बात है, अगर आपको जो 1 जनवरी को उन्होंने डेट दी थी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग यदि आपकी आयु जो है निर्धारित आयु से बाहर जा रही है, ऊपर हो रही है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपके अभिलेख मतलब डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम में अगर भिन्नता है, कुछ उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। यह व्यक्ति जन्म तिथि का जो प्रमाण पत्र है वही भी प्रस्तुत नहीं कर पाया, इस वजह से इस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा 29/9/2022, यह मैं पिछली वाली भर्ती की बात कर रहा हूं, उसमें उन्होंने एक डेट दी थी कि 29/9/2022 जो विज्ञापन तिथि दिनांक था। इस समय तक भी अगर आपने अपनी जो प्रशिक्षण या शैक्षणिक योग्यता जैसे बीएड डीएड या फिर आपकी जो डिग्री है आपने कंप्लीट नहीं की हुई थी, तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और विषय और जो भी रीजंस है, यूनिवर्सिटी जो है यूजी से अप्रूव्ड नहीं है और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो होना बहुत ही कंपलसरी है। इसके बिना आपकी जो डिग्री है वो इनवैलिड है, कोई मतलब की डिग्री नहीं है आपकी। एक और रीजन ये है कि निर्धारित दिनांक 29/9/2022, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इस दिनांक तक इन्होंने बीएड योग्यता अर्जित नहीं की थी, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र में डिजिटल सिग्नेचर होना भी अनिवार्य, यह एक रीजन निकल कर आया था कि इस वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। इसके अलावा एक रीजन एक और है, अतिथि शिक्षक वाले केस में बहुत ज्यादा आता है कि आपने जैसे एक सेशन में इन व्यक्ति ने क्या किया था कि बीएड सागर यूनिवर्सिटी से नियमित छात्र के रूप में किया और साथ ही साथ उसी सत्र मतलब 2014-15 का जो सेशन चल रहा था उनका बीएड का, उसी समय उन्होंने छिंदवाड़ा परास या छिंदवाड़ा नामक जगह से इस जगह पर वो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। इस वजह से इनकी जो मतलब बीएड क्या है कि रेगुलर डिग्री होती है, बीएड प्रोफेशनल डिग्री है। इसमें आपको क्या है कि अगर एक ही संभाग के हैं, इसमें भी ईएसबी ने नियम निकाल कर दिया है आपको कि अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपकी सेम संभाग से मतलब सेम जगह से आपकी डिग्री होना चाहिए, मतलब एक दायरा उन्होंने बना दिया है। इससे बाहर अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं अपनी, तो अभ्यर्थता आपकी अमान्य कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया हुआ है कि महर्षि की डिग्री के बारे में जो इश्यूज आ रहे थे बच्चों को कि महर्षि की डिग्री वैलिड है या इनवैलिड है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मैक्सिमम एज के बारे में भी बात की गई है कि किस तरीके से आप अपनी मैक्सिमम एज काउंट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होने वाला है, इस बारे में भी हमने शेड्यूल के बारे में चर्चा की हुई है। तो आप इस वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मुझे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार है। इसके बाद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।